हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। हाल में यूक्रेन और रशिया के बीच की टेंस कंडीशन की वजह से मार्केट थोड़ा सा डाउन आया है। तो आगे हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक डाउन जा सकता है या फिर कहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का ट्रेंड देख लेते हैं। तो यहाँ हमें ट्रेंड से पता चल रहा है कि निफ्टी ने जो रिसेंट हाई बनाया था वो 18,600 के आसपास बनाया था। तो यहाँ से हम देखते हैं तो मार्केट लगभग 12% के आसपास नीचे आया है। अगर हम यहाँ पे डाउ थियरी के हिसाब से भी देखते हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा है। तो यहाँ पे एक लो था, उसके बाद यहाँ पे ये लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक और लो ब्रेक किया। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा है और जो हाई है वो भी लो बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक हाई था, फिर यहाँ एक हाई था, यहाँ पे एक हाई था और यहाँ पे हाई था। तो यहाँ पे डेली कैंडल में कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर हम पैटर्न वाइज भी बात करें तो यहाँ पे निफ्टी ने डबल टॉप पैटर्न बनाया है, एक यहाँ पे टॉप बना है और एक यहाँ पे टॉप बना है। तो अगर हम पैटर्न वाइज भी देखें तो यहाँ पे भी निफ्टी डाउन साइड इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जनरली जब डबल टॉप बनता है तो ये एम पैटर्न कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मार्केट एम पैटर्न के हिसाब से ये वाली रेंज तक आ सकता है। अगर हम यहाँ पे एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं तो यहाँ पे निफ्टी ने ये वाला हाई बनाया था, फिर यहाँ पे एक लो बना, फिर एक हाई बना, ये लो को ब्रेक किया, फिर वापस से हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो बना, फिर हाई बनाया, फिर वापस से लो को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट कहाँ जाएगा वो हमें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये जो लो बने थे ये तीनों लो को यहाँ पे ब्रेक किया है। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से वीकली भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगर हम मंथली भी देख लेते तो मंथली भी यहाँ पे जो रिसेंट लो बना था यहाँ से लेके निफ्टी ने हाई बनाया। तो ये जो हाई बना वो भी लास्ट हाई से लो बना और यहाँ पे जो लो बना वो भी लास्ट लो से लो बना है। मतलब कि यहाँ पे निफ्टी लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है। तो यहाँ पे वीकली, मंथली एंड डेली तीनों में निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे एक बार हम वैल्यूएशन वाइज बात कर लेते हैं कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो निफ्टी का पी हाल में क्या है। तो यहाँ पे मैंने NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाके पी का डेटा डाउनलोड कर लिया है और एक्सेल में ले लिया है। तो ये जो एक्सेल में आपको डेटा दिख रहा है वो 2019 से लेके अभी तक के डेटा है। तो यहाँ पे कोरोना सिचुएशन में आप देख सकते थे कि निफ्टी का जो पी था वो लगभग 17 के आसपास चला गया था। अब ये 17 के आसपास क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टरों को लग रहा था कि इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगी और यहाँ पे जो कंपनी का अर्निंग है वो आगे जाके कम हो जाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर यहाँ पे सेल ऑफ करने लगे और यहाँ तक मार्केट का पी गया था। उसके बाद जब वैक्सीनेशन के न्यूज़ आए और ये सारी जो केओस वाली सिचुएशन थी वो ख़त्म होगी तो निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म किया और निफ्टी का जो पी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था और निफ्टी का जो रेंज है वो ब्रेक करके बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, 35 से लेकर 40 की रेंज में चला गया था। तो ये टाइम पे ऐसी बात चल रही थी कि निफ्टी का इतना ज़्यादा पी किसी भी कंडीशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवंबर 14 में निफ्टी का पी 34 था, फिर यहाँ पे पीक बनाया 11 फरवरी में और वापस से जब डाउन आया तब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी का पी 31 मार्च को वापस से 33 की रेंज में आया। मतलब कि ये रेंज में जो निफ्टी का पी है लगभग 5 से 6 महीना रहा। तो अगर हम ट्रेंड में भी देखते हैं तो नवंबर महीने में ये जो फर्स्ट निफ्टी पी ने 35 को क्रॉस किया, ये वाला लेवल है, और जब वापस से निफ्टी पी क्रॉस हुआ वो लगभग फरवरी में हुआ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी में ये वाला प्राइस चल रहा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बड़ी रैली आई है, लेकिन जब निफ्टी का पी देखते तो ये हाई जाके वापस से लो आ गया। तो इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आएंगे और अर्निंग बढ़ेगा और उसी अर्निंग के हिसाब से वापस ये जो पी है वो अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। और ऐसा एक्चुअल में हुआ भी। जब मार्केट प्राइस बढ़ी साथ में कंपनी का अर्निंग भी बढ़ा तो पी जो है वो नॉर्मल रेंज में आ गया। तो यहाँ पे ये जो पी टेम्पररीली हाई गया था वापस से अपने नॉर्मल रेंज में आ गया। लेकिन फिर से ये जो पी है उसने डाउन ट्रेंड चालू कर दिया। तो इसका रीज़न यह हो सकता है कि आगे जाके फ्यूचर में सभी इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि कंपनी का जो अर्निंग है वो इम्पेक्टेड हो सकता है। तो इसके हम रीज़न देख लेते हैं कि कौन कौन से रीज़न से कंपनी का अर्निंग इम्पेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला रीज़न है कोल प्राइस। तो इंडिया कोल का बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करती है क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो कोल प्रोड्यूस होता है वो लोअर क्वालिटी का होता है, प्लस ज़्यादातर कोल पावर प्लांट्स एंड सीमेंट प्लांट के अंदर यूज होता है। तो
तो कोल की प्राइसेस है वो भी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे कोल की प्राइसेस कम हुई थी, लेकिन 2021 में ये प्राइसेस बढ़ी थी और उसके बाद वापस से यहाँ पे जो कोल प्राइस बढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई गई है। फिर दूसरा है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में भी सिमिलर पैटर्न देखा कि जब कोरोना की सिचुएशन आई तब क्रूड ऑयल की प्राइसेस अपने जो रेंज थी वो रेंज से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे अपनी कंट्री एक नेट इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस यहाँ पे कम होने से हमारी बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा हुआ था, जैसे पेंट इंडस्ट्री हो गई, एविएशन इंडस्ट्री हो गई, या फिर HUL जैसी FMCG कंपनी हो गई, या फिर ऑर्गेनिक केमिकल बनाने वाली कंपनी है। तो ये सारी कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ था जब क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे गई थी। लेकिन उसके बाद ये प्राइसेस एक नॉर्मल रेंज में आ गई थी, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी एक नॉर्मल स्पेस पे आ गई थी और कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ही बढ़ गई है। तो फ्यूचर में ये सारी जो कंपनियाँ है कि जिसका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है, उसके अर्निंग में यहाँ पे डायरेक्टली इम्पेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए मार्केट यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ पे जो पी है वो 20 का चल रहा है। तो 20 पी आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो जब भी निफ्टी का पी 20 से 25 में रहता है वहाँ पे फेयर वैल्यूएशन जैसा मान सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करने में कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर को अर्निंग विजिबिलिटी थोड़ी सी कम दिख रही है, इसीलिए यहाँ पे जो पी है वो अभी 20 का दिख रहा है, लेकिन आगे जाके जब 3 महीने या 6 महीने के बाद रिजल्ट थोड़े से कम आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो पी है वो वापस से अपने 25-30 वाले रेंज में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो टेम्पररीली बढ़ा है, क्योंकि वॉर सिचुएशन की वजह से यहाँ पे रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लगे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है। अब फ्यूचर में क्या होगा वो हमें फ्यूचर में पता चलेगा कि वॉर का क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर वॉर के अंदर सब सही हो जाता है और सभी सेटलमेंट हो जाते हैं और क्रूड ऑयल प्राइस वापस से अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं 3 से लेकर 6 महीने में, तब इंडियन इकोनॉमी को इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और वापस से अपना जो निफ्टी है वो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाते हुए वापस से अपना अप ट्रेंड चालू कर देगा। लेकिन अगर वॉर सिचुएशन की वजह से ये जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि जैसे हम एशियन पेंट की बात कर रहे हैं, तो एशियन पेंट का आप देखेंगे कि मार्केट प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया है। तो यहाँ पे एशियन पेंट का जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल है और यहाँ पे उसका एक्सपेंसेस 50 से 60% क्रूड ऑयल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो क्रूड ऑयल के जो भी डेरिवेटिव्स है वो उसका रॉ मटेरियल है और वो रॉ मटेरियल में से ही पेंट बनता है। तो यहाँ पे कंपनी का सीधा अर्निंग कम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी मार्केट ऐसे बिहेव करता है कि बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और कंपनी का अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे अपना जो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी धीरे धीरे बढ़ा देती है। तो कंपनी को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 से लेकर 6 मंथ तक ही एक अर्निंग में थोड़ा सा डेंट दिख सकता है, लेकिन आगे जाके फिर ये जो सारा प्राइस में हाइक हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कस्टमर के ऊपर। तो अल्टीमेटली कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो लो नहीं होने देती और अपना प्रॉफिट मेंटेन रखती है। तो इसीलिए यहाँ पे आप अगर हिस्टोरिकल प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक्सपेंसेस में दिखेगा कि कहीं कहीं ये जो 20%, 19% इस तरह से अपना मार्जिन हो गया था और कभी कभी इसका मार्जिन जो है 16% जितना हो गया था। तो यहाँ पे ये जो टेम्पररी इम्पैक्ट आता है उसी वजह से ये जो मार्जिन है कंपनी के वो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन वापस से वो अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम इम्पैक्ट आया कि कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो गया 17%। अब आगे जाके जब फिर कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाएंगी तो वापस से ये जो मार्जिन है वो 19-20% हो जाएंगे। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो सबसे पहले पेंट कंपनी में एशियन पेंट की बात करते हैं। तो एशियन पेंट में आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। अगर एशियन पेंट आपको ये जो मेजर सपोर्ट है 2200 से लेके 2500, तो ये वाले रेंज में कहीं मिलता है तो आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। वैसे मेरी आपको कोई भी डायरेक्ट एडवाइस नहीं है, सिर्फ है मेरे एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये वाली जो रेंज है वहाँ पे एशियन पेंट की जो प्राइस है वो एक फेयर मानी जा सकती है। फिर दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी बात करें तो ये कंपनी का जो हाई था वो 2800 के आसपास था और अभी कंपनी आपको 2000 रुपीज़ में मिल रही है। अगर आप कोरोना सिचुएशन में भी देखें तो ये कंपनी का जो लो था वो इतना ज़्यादा था नहीं, सिर्फ एक ही दिन इसने लो दिखाया था 1700 का, उसके बाद से कंपनी कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रही है।
तो ये वाली जो रेंज है 2000 से लेके 1900, तो यहाँ पे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। फिर बाकी HDFC ग्रुप की सभी कंपनियाँ, जैसे HDFC हो गई, तो HDFC यहाँ पे कोरोना के पहले जो लो दिखाया था वो 1500 का था, लेकिन अभी इसका जो रेंज चल रहा है वो भी काफ़ी लो है। तो अगर इसका पी भी देखेंगे तो भी कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, और अर्निंग भी देखेंगे तो अर्निंग भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे HDFC ग्रुप की सारी कंपनियाँ आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो जैसे HDFC AMC है, तो HDFC AMC ने भी यहाँ पे कोरोना के टाइम पे जो लो बना था वो लो को टच कर दिया है। फिर HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ने भी अपने 52 वीक लो को टच कर दिया है। तो इस तरह से आप निफ्टी 50 की जो अच्छी अच्छी कंपनी है उसको फाइंड आउट करके अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें चालू कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम ओवरऑल डायरेक्शन देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ये कितना नेगेटिव जा सकता है वो डिपेंड करता है ओवर सिचुएशन के ऊपर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरे ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अंत में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।